दोस्तों, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे जामिया मिफ्ताहुल-उलूम शाही कटरा ये है। और शाही कटरे का मैदान जो मिफ्ताहुल-उलूम, ये शाही कटरे का काफ़ी बड़ी ये शाखा है। और यहाँ पर कहाँ से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और ये मदरसा मऊ में इतना मशहूर क्यों है, जो नगर पालिका सामने है। नगर पालिका के बगल में ये मऊ का शाही कटरे का मैदान है, जहाँ पे काफ़ी बड़ी भव्य बिल्डिंग ये आप देख रहे हैं। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि करीब से कैमरे में भी नहीं आ रही है, और जितनी बड़ी ये बाहर से दिख रही है उतनी ही ज़बरदस्त अंदर से भी है। क्या है ये बिल्डिंग? जामिया मिफ्ताहुल-उलूम में हम अंदर चलते हैं और चल करके हम यहाँ पर देखते हैं। और वैसे काफ़ी चर्चा का विषय है कि यहाँ का मैनेजमेंट बदल गया। मैनेजमेंट बदलने के बाद मदरसों को मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है, काफ़ी बदलाव हुआ है, शिक्षा दीक्षा में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट द्वारा मदरसे में भी बहुत सारा काम किया गया है, जो मॉडर्नाइज़ करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले शुरुआत ही यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बोर्ड बैनर लिखा हुआ है यहाँ पर, जो उस पर इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया गया है। और ये जो प्रबंधक का ऑफिस है, मैनेजर का ऑफिस है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत आप यहीं से देख सकते हैं। इसको हम क्लोजअप में थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मज़ीद इसकी जानकारी यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। और इस मदरसे से कौन क्या बना है, किस सन में बना है, जो अजीम शख्सियत है मऊ ज़िले की, और इस मदरसे से फारिग हुए हैं, इस मदरसे में पढ़े हैं, इन तमाम लोगों का इसमें IPS हैं, PhD हैं, IIT इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, LLB, MS, MD वगैरह बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियत हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर भी आप बगल में देखेंगे एक नोटिस बैनर और भी लगा हुआ है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एफिशिएंट इक्विवेलेंस ऑफ जामिया मिफ्ताहुल-उलूम सर्टिफिकेट विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप समझ सकते हैं कि मदरसों से पढ़े हुए लोग कहाँ पर आज हैं। और ख़ास करके जामिया मिफ्ताहुल-उलूम मदरसे की हम ये बात कर रहे हैं, शाही कटरा की, जहाँ पर ये और मैनेजमेंट में किस तरह का बदलाव हुआ है। हम चलते हैं शुरुआत। आप देख सकते हैं कि ऑफिस की शुरुआत ही हम यहाँ से करते हैं। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरह इसके ऑफिस को डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर मैनेजर साहब हैं। सबसे पहले तो मैनेजर साहब को बहुत बहुत बधाई है कि मैनेजर साहब ने इस तरीके का बदलाव किया है। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मैं मौलवी उबैदुल्लाह मिफ्ताही, प्रबंधक जामिया मिफ्ताहुल-उलूम शाही कटरा। मदरसों पे उंगलियां उठती रहती हैं जी, मदरसों पर उंगलियां उठती हैं कि यहाँ पर सिर्फ टाइम पास होता है और पढ़ाई के नाम पर सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है। देखिए, इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की सोच रखता है तो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हम उनको अपनी पढ़ाई दिखाते हैं, उसका मुशाहिदा कराते हैं। और जो IPS और IAS अधिकारी हमारे यहाँ से, और डॉक्टर्स बहुत सारे, और इंजीनियर्स, और उसके अलावा जो है बहुत सारे लोग इसी मदरसे से इब्तिदाई तालीम हासिल करके और आज इतने ऊंचे ओहदे पर फायज है। कोई IPS है, कोई IAS है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई MBBS है, कोई DM है, कोई MD है। लेकिन जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो सही नहीं है। हमने आपके साइड ही में आगे पूरा उनका डाटा दिया है, डॉक्टरों का, IPS अधिकारियों का, और उसके अलावा जिन जिन जगहों से हमारा कांटेक्ट है, यानी मुआदला है और इल्हाक है, उसका भी हमने एक बोर्ड लगा दिया है। और उसके अवलोकन के बाद तो आदमी को ये नहीं कहना चाहिए, किसी शख्स को ये नहीं कहना चाहिए कि मदरसों में सिर्फ जो है दीनी तालीम दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, असली तालीम भी दी जाती है। अभी मैंने अपने मुदर्रिसीन की अभी 1 महीना पहले जो है मैंने मीटिंग दिया था, और तमाम लोगों से जब सेशन शुरू हुआ तो मैंने कहा कि दर्जा 1 से लेकर के 8 तक सारे सब्जेक्ट NCERT के चलेंगे, NCERT की किताबें चलेंगी। और अगर NCERT के सब्जेक्ट पढ़ाने में किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी मास्टर को कोई परेशानी होती है, तो हमने कहा कि मैं उनकी ट्रेनिंग करा दूँगा। और इसमें जो तेज़ तर्रार और NCERT के सब्जेक्ट को जानने वाले अध्यापक या मुदर्रिस होंगे, मैं उनको जो है लगा दूँगा, हर 10 दिन पर उनकी ट्रेनिंग कर देंगे। तो गवर्नमेंट के मानक के मुताबिक हम तालीम, दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी दे रहे हैं। और मदरसा जामिया मिफ्ताहुल-उलूम शाही कटरा की बहुत सारी ब्रांचें हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं,
जो पूरे मऊ में फैली हुई हैं। यहाँ तक कि महमूदपुरा निस्वा इंटर कॉलेज है, वहाँ महमूदपुरा निस्वा इंटर कॉलेज भी है और हाई स्कूल भी है। और उसके अलावा हमारे यहाँ अब अरबी की जो तालीम होती है मलिक टोला में अच्छी खासी तादाद में लड़कियाँ आलिमा होती हैं और वहाँ अरबी की तालीम होती है। और उसके अलावा डोमनपुरा जदीद निस्वा में भी निस्वा जो है स्कूल हमारा चल रहा है, औरंगाबाद में चल रहा है, क्यारी टोला में चल रहा है और बॉयज़ में भी इसी तरह से कई एक जो है बिल्डिंगें हैं जहाँ हमारे तलबा पढ़ते हैं और हमारे मुदर्सिन पढ़ाते हैं। लगभग कितनी शाखाएं हैं मऊ शहर में? मऊ शहर में 12 शाखाएं हमारी। अब 12 शाखाओं में कितनी लड़कियां होंगी जो एक वक्त में तालीम हासिल कर रहे होंगे? कम से कम कुल मिलाकर के लड़कियां 14,000 के करीब है। 14,000 की स्ट्रेंथ? 14,000 करीब है। अच्छा, इसमें फीस 170 अध्यापक और मौलमात हैं। अच्छा। यानी निस्वा में जो मौलमात हैं और जो बॉयज़ में जो मुदर्रिस हैं कुल मिलाकर के 170 हैं, जो जिसमें करीब करीब 125 एडेड हैं और बाकी सब लोग आज़ाद हैं। अच्छा, इसमें फ़ीस वगैरह का क्या सिस्टम है? फ़ीस का सिस्टम यह है कि एक बार साल में अपनी बच्चियों से भी और बच्चों से भी फ़ीस ली जाती है और दाखिले की फ़ीस ली जाती है और दाखिला उनका किया जाता है। और इसलिए किया जाता है ताकि लोग ये समझें कि बगैर फ़ीस के कहीं पढ़ाई अब दुनिया में होती नहीं है और ये आदमी समझे कि हमको ये फ़ीस देना है। और मदरसे की फ़ीस जो ली जाती है वो इसलिए ली जाती है, एक चंदे के रूप में ली जाती है ताकि मदरसे का निज़ाम दुरुस्त हो सके। ये सारा निज़ाम इसका जो है चंदे ही से चलता है। एक इजमाली तारुफ जामिया मिफ्ताहुल शाही कटरे का मैं एक इजमाली तारुफ ये कराना चाहूँगा कि ये जो है मदरसा पहले अलदादपुरा मस्जिद में चलता था। जब ये मदरसा जो चल रहा था इसका नाम शमसुल फयूज़ था। अच्छा। शमसुल फयूज़ था जो अलदादपुरा में मस्जिद में चलता था, जिसके बानी मौलाना अबुल हसन साहब इराकी और मौलाना पंजाबी साहब थे और इन लोगों ने उसकी बुनियाद रखी। जब वहाँ लड़कों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई मस्जिद में और मस्जिद छोटी थी तो उसका नाम शमसुल फयूज़ रखा था। और जब वहाँ तादाद ज़्यादा हो गई तो हमारे यहाँ जो मस्जिद है वो जहाँ आरा की बनवाई हुई 1629 की जी 1629 में जहाँ आरा ने इसकी बुनियाद रखी थी जी 1629 में यहाँ ले आकर के जो है बच्चों को और यहाँ लोग पढ़ाने लगे, इसलिए कि ये मस्जिद बहुत बड़ी थी और यहाँ आकर के लोग पढ़ाने लगे। और उसके बाद मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब नुमानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अयूब साहब तशरीफ़ लाए। उसके बाद इस मदरसे की 1909 में बुनियाद पड़ी, जामे मस्जिद के बगल ही में सटे 1909 में इसकी बुनियाद पड़ी। इसमें जो है वो लोग पढ़ाने लगे। उसके बाद शमसुल फयूज़ के बजाय इसका नाम रख दिया जामिया मिफ्ताहुल शाही कटरा। अच्छा, इसमें कहाँ तक के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? यहाँ बच्चे आते हैं, आसाम है, बिहार है और आपके उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ जगहों के, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र तक के आते हैं। मतलब तो हॉस्टल होगा? हॉस्टल में हॉस्टल हमारे यहाँ हॉस्टल है। हॉस्टल में करीब करीब इस वक्त जो है 150 से 200 लड़के रहते हैं। इनके खाने पीने का पैसा वगैरह क्या खाने सिस्टम पीने है? का इंतज़ाम जो होता है, चंदे से ज़कात का पैसा जो मिलता है हमारे यहाँ, उसकी शरई तबलीग करके उनको खिलाते हैं। अच्छा, उसका कोई चार्ज नहीं लिया उसका जाता? कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, इसलिए कि वो खुद ही गरीब होते हैं, नादार होते हैं और वो आते हैं दूर दराज से पढ़ने। उनके रहने का, उनके खाने का सारा इंतज़ाम हम लोग करते हैं उसी ज़कात खैरात के पैसे से। चर्चा का है कि काफ़ी बदलाव आपके आने के बाद से हुआ है, तो किस तरह का मज़ीद बदलाव है? काफ़ी बदलाव आपने बताया, लेकिन मज़ीद कुछ और बदलाव किस तरह का है? देखिए, मैं अगर अल्लाह के फजल व करम से अगर मैं रह गया तो ये आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि इसमें पढ़ाई से मुताल्लिक़ मैं काफ़ी तब्दीली करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि तब्दीली ऐसी हो जाए कि हमारे यहाँ जो लड़के पढ़ के निकले हैं वो इंग्लिश भी फर्राटे से बोलें, वो जो है हिंदी भी सीखें और वो अरबी भी सीखें, अरबी भी सीख करके वो बोलें और अंग्रेज़ी भी बोलें, ताकि किसी तरह की कोई कमी इनके यहाँ महसूस ना हो। इसलिए कि इंग्लिश जो है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये कहीं भी बाहर जाएंगे तो इंग्लिश चलेगी और इंग्लिश जब जानेंगे तो जाकर के अपनी बात को वहाँ रख सकते हैं। इसलिए मैं काफ़ी डेवलपमेंट करना चाहता हूँ और बाकी मदरसे के जो निज़ाम है इंतज़ामिया के साथ मैं एक निज़ाम को दुरुस्त करना चाहता हूँ। ऐसे करना चाहता हूँ कि सबको, जैसे मान लीजिए हमने अभी किया है जो
कि हमने कुतुब खाने को सारी किताबों को नंबर वाइज रख दिया है और यहाँ हमने फीड कर दिया है कंप्यूटर में। जी। फीड करने के बाद यहीं से क्लिक कीजिए और आप जान जाएंगे कि फ़लाँ किताब कहाँ रखी है और जाएंगे धीरे से उस पर हाथ लगाएंगे और निकाल के लेके चले आएंगे। अच्छा। ये नहीं कि जाकर के ये तलाश नहीं करना है कि फ़नी किताबें कहाँ हैं, हदीस की किताबें कहाँ हैं, फ़िक़्ह की किताबें कहाँ हैं, मीरास की किताबें कहाँ हैं, ये सब आपको खोजना नहीं है, तलाश नहीं करना है। यहाँ एक क्लिक कीजिए, फ़लाँ खाने में फ़लाँ नंबर में रखी हुई, आप जाइए हाथ लगाइए उसको निकाल लीजिए। एक तो जिद्दत हमने ये किया है। दूसरी जिद्दत ये करने जा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जामिया मिफ्ताहुल उलूम जो मरकज़ है शाही कटरा, इसमें कितनी अलमारियाँ हमारी जो है लोहे की हैं, कितनी लकड़ी की है, कितनी इसमें डेस्क हैं, कितनी इसमें जो है वो बेंच हैं, कितनी इसमें मेज़ हैं, कितनी कुर्सियां हैं, ये सारी चीज़ों का डाटा मैं रखना चाहता हूं ताकि अगर कोई ये पूछ दे कि आप के यहाँ कितनी कुर्सी है तो मैं उसका जवाब दे सकूँ। और उसके अलावा तमाम बिल्डिंगों में घूम घूम करके कितने पंखे लगे हैं, कितने जो है CCTV कैमरे हैं, कितने उनकी जो है कनेक्शन कहाँ फिट है, ये सब मैं उसका डाटा रखना चाहता हूँ। और ये भी रखना चाहता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर ज़कात के पैसे लोग सिर्फ जो है ज़कात के पैसे और सब मिला करके एक में लिख देते हैं, उसका एक हेड होता है। और मैंने एक आदेश किया है अपने लिखने वाले कैशियर को, मैंने कहा है कि ये कंप्यूटर में फीड होगा और सबका हेड अलग होगा, फितरे का हेड अलग होगा, ज़कात का हेड अलग होगा और मदद का हेड अलग होगा। मतलब आप अपने काम में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रखते हैं? जी रखता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि कोई अगर बाहर से हमारा कोई मोहसिन और कोई मुखैर हजरात मदरसे के आ जाएं और वो हमसे सवाल कर दें कि ज़कात के कितने पैसे होते हैं, तो मैं अलग हेड रहेगा तो उनको बता दूंगा, और फितरे के कितने पैसे हैं उसका हेड रहेगा अलग तो मैं बता दूंगा, इमदाद कितनी है वो सब सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरह से डेवलप हो कि कहीं कोई कमी ना हो और जो भी आए एकदम आईने की तरह साफ मामला हो। 2 दिन बाद बकरीद का त्यौहार है। हाँ, 2 दिन के बाद बकरीद का त्यौहार है। अब बिलखुसूस मैं इस मौके से, इस ईद उल अज़हा के मौके से मैं मऊ की तमाम जनता को सबसे पहले ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूं और दिल की गहराइयों से उनका जो है अभिनंदन करता हूं। और ये चाहता हूं कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो भी इस तरह के त्यौहार आते हैं, इस मौके पर हर आदमी को चाहिए कि वो संयम से काम ले। और बिलखुसूस मैं एक कुर्बानी के बारे में बताना ये चाहता हूँ कि हमारे जैसे मुसलमान लोग हैं, मुस्लिम लोगों को चाहिए कि कुर्बानी के फजला को वो किसी तरह से बाहर न फेंकें। अगर बाहर फेंकेंगे तो मान लीजिए मिसाल के तौर पर कि हमारा पड़ोसी एक हिंदू है और वो गोश्त नहीं खाता, वो इन सब चीज़ों से परहेज़ करता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको इसकी तकलीफ़ हो, परेशानी हो। इसलिए मुसलमानों के मज़हब में और हमारे मज़हब में और हमारे हदीस कुरान में लिखा हुआ है कि किसी भी पड़ोसी को अगर आप किसी तरह की कोई तकलीफ़ देते हैं तो आपके लिए दुरुस्त नहीं हो, दिन क़यामत की उसमें पकड़े जाएंगे आप। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाइयों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो और हम मोहतात रहें, एहतियात से काम लें, किसी भी फजला को कुर्बानी के बाहर फेंकने की कोशिश न करें। और मैं इन्हीं सारी बातों को लेकर के आश्वस्त हूँ कि मुसलमान इस बात पर बिल्कुल रेडी है कि हम किसी तरह से किसी को कुर्बानी करेंगे, अंदर करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, और ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। और इन्हीं सारी वजूहात की बिना पर मैं मऊ शहर के तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि जो लोग कुर्बानी करें वो चीज़ में कुर्बानी हमारे मिफ्ताहुल उलूम पर देने की ज़हमत करें। मिफ्ताहुल उलूम मदरसे के अंदर का भी हम आपको सीन दिखाएंगे, जहाँ सामने जगह जगह सिक्योरिटी रीजन से CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि ऊपर सीढ़ी का ये रास्ता है और अंदर का ये आंगन है काफ़ी खुला खुला, और ऊपर भी देख सकते हैं कि सामने CCTV कोने में दिख रहा है और काफ़ी ऊँची ये बिल्डिंग है। यहाँ पर रहने का, खाने का सभी इंतज़ाम है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी ये बिल्डिंग है।